हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिया याओ गुस्से में येचन की कंपनी तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में जाती है, तब वहां पर वो देखती है किन होंगयान और येचन को एक साथ खड़े हुए। येचन को इतने हैंडसम और वेल ड्रेस्ड लुक में देखकर जिया याओ पूरी तरह से शॉक रह जाती है और जलन के मारे अपने मन में सोचती है कि इस कमीने ने मुझसे डिवोर्स लेने के बाद सच में खुद को इतने हैंडसम बना लिया। और उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो तुरंत गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाते हुए भड़क उठती है और कहती है कि येचन, तुम सच में कितने बेशरम हो, तुम सच में किन होंगयान के कुत्ते बन गए। उसका ये अचानक से चिल्लाना सुनकर येचिन पीछे मुड़ता है। उसको वहां देखकर येचिन काफी हैरान होता है और अपने आप से कहता है कि ये वांग जियायाओ यहाँ क्या कर रही है। दूसरी तरफ किन होंगयान भी इस सीन को देखकर थोड़ी अजीब फीलिंग के साथ मन ही मन सोचती है कि वांग फैमिली की एक घमंडी बड़ी बेटी आखिर यहाँ आई क्यों है। लेकिन जियायाओ का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। वो अपना तमाशा आगे बढ़ाते हुए चिल्लाकर कहती है कि येचिन, तुमने सच में किन होंगयान के सामने घुटने टेक दिए और उससे माफी की भीख मांगी। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत को ऐसे ही फेंक सकते हो, तो तुमने उस वक्त मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी। उसका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। और वो आगे बोलना कंटिन्यू रखती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए थे, अगर तुमने बस मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांग ली होती तो तुम आज भी हमारी वांग फैमिली के दामाद बनकर रह सकते थे। लेकिन जियायाओ की बकवास बातों को सुनकर येचिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये पूछने की कि मैंने तुम्हारे सामने घुटने क्यों नहीं टेके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। येचिन का गुस्सा इस पॉइंट पर और बढ़ जाता है। वो आगे कहता है कि परसों ही तो तुमने उस फांग नाम के लड़के के साथ रूम बुक किया था और मुझे धोखा दिया था, और इन सब के बाद भी तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं और तुमसे माफी मांगूं। लेकिन जियायाओ पर इस सच्चाई का कोई असर नहीं होता। उसकी बेशर्मी और बढ़ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है कि उसके बाद क्या हुआ था। कल बर्थडे बैंक्वेट में मैंने तुम्हें एक मौका दिया था मेरे सामने घुटने टेकने और भीख मांगने का। अगर तुमने घुटने टेक दिए होते तो मैं दादी से कह देती कि वो हमारा डिवोर्स ना करवाए और तुम तब भी मेरे पति रह सकते थे। इसी बीच वो आगे बढ़ती है और गुस्से से किन होंगयान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वेस्ट लेक होटल में भी अगर तुमने मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांग ली होती तो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया होता। दोनों ही सिचुएशंस में घुटने ही तो टेकने थे, तो फिर तुमने इसके सामने भीख क्यों मांगी और मेरे सामने क्यों नहीं। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी थी कि अपनी पत्नी के सामने घुटने टेकने में तुम्हें इतनी शर्म आती है। लेकिन ये अजीब लॉजिक सुनकर येचिन जवाब देता है कि किसी पत्नी के सामने घुटने टेकना शर्म की बात नहीं है, लेकिन एक धोखेबाज पत्नी के सामने घुटने टेकना बहुत ही शर्म की बात है। पिछले 3 सालों में मैंने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा था और पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। लेकिन येचिन की ये बात सुनते ही जियायाओ आग बबूला हो जाती है। वो एकदम पलटकर चिल्लाती है कि तुमने मुझे सर पर चढ़ाया था। ये तो साफ है कि मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम आज इतने बेलगाम हो गए हो। फैमिली के लोग अब मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से कंट्रोल में नहीं रखा। उसका घमंड इस लेवल पर था कि वो येचिन को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम बस एक घर जमाई हो। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैंने तुम्हें हर रोज घुटने टेक कर अपने पांव धोने वाले पानी को फेंकने पर मजबूर किया होता। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार थप्पड़ पड़ने की आवाज पूरे पार्किंग लॉट में गूंज उठती है। जियायाओ दर्द से चिल्लाती है और अपना गाल पकड़ लेती है। ये थप्पड़ मारने वाली और कोई नहीं बल्कि किन होंगयान थी। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। वो आगे आती है और जोर से चिल्लाते हुए जियायाओ से कहती है कि धोखा तुमने पहले दिया और फिर भी तुम्हें अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, और तुम अभी भी ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कर रही हो। एक औरत होने के नाते क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और इस अचानक पड़े थप्पड़ के बाद जियायाओ पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो जाती है और गुस्से से कांपने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये सुनकर किन होंगयान गुस्से में जवाब देती है कि अगर मैंने तुम्हें मारा है तो मारा है, क्या मुझे इसके लिए कोई स्पेशल दिन चुनने की जरूरत है। लेकिन इस पर जियायाओ चिल्लाती है कि तुमने मेरा आदमी छीन लिया और तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो। और सिचुएशन को और ज्यादा बिगड़ते देख येचिन तुरंत आगे आता है। वो हल्के से किन होंगयान के कंधे पर हाथ रखता है और उसको शांत करते हुए कहता है कि चलो इस सबको भूल जाओ। उसके बाद वो पलटकर जियायाओ की तरफ देखता है और वो साफ और सीधे शब्दों में कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं अब तुम्हारा आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जियायाओ अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर ये वैंग फैमिली द्वारा पाला गया 3 साल का एक कुत्ता भी है और अगर मुझे अब ये नहीं चाहिए तो भी मैं इसको ऐसे ही आसानी से किसी और को लेने नहीं दूंगी। ये अजीब सा ऑब्सेशन दिमाग में आते ही वो अपनी औकात दिखाते हुए चिल्लाकर ऑर्डर देने लगती है कि येचिन, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम अभी के अभी वॉशिंग ग्रुप से रिजाइन करो। तुम्हें अब इस किन होंगयान का बॉडीगार्ड बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसका एरोगेंस वापस आ जाता है और वो पैसों का रौब दिखाते हुए कहती है कि किन होंगयान तुम्हें साल के 2 लाख देती है ना, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। ये फनी ऑफर सुनते ही इधर किन होंगयान की हंसी छूट जाती है। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसते हुए जियायाओ का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम येचिन को 5 लाख में खरीदना चाहती हो। उसका हंसना बंद ही नहीं हो रहा था। वो आगे टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि हे 5 लाख में येचिन को लेने के बारे में सोचकर क्या तुम कुछ ज्यादा ही बच्ची नहीं लग रही। अगर तुम इस अमाउंट में एक और 0 भी लगा दोगी ना तो भी ये काफी नहीं होगा। और ये बात सुनकर जियायाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तरह शॉक में मन ही मन सोचने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि येचिन की साल की सैलरी एक बॉडीगार्ड के रूप में 2 लाख ना हो। क्या ये 5 मिलियन है। क्या ये किन होंगयान पागल हो गई है। इसी कंफ्यूजन और साइलेंस के बीच किन होंगयान आगे बढ़ती है और येचिन को वहां से चलने के लिए कहती है कि चलो चलते हैं। लेकिन उन्हें वहां से जाते हुए देखकर जियायाओ पैनिक कर जाती है और पीछे से चिल्लाती है कि येचिन रुक जाओ। तभी वो भागकर आती है और अचानक से येचिन का हाथ कस के पकड़ लेती है और वो उसे गुस्से से देखते हुए फोर्स करती है कि येचिन, तुम्हें आज ही किसी भी हाल में वॉशिंग ग्रुप से रिजाइन करना होगा।
वैंग शाओजिए को पहले ही उस वॉच को बेचने के सबूत मिल चुके हैं और एक बार अगर ये सबूत पुलिस के हाथ लग गए तो तुम्हें सीधा जेल हो जाएगी। और उसके बाद वो अपनी आखिरी डील उसके सामने रखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, किन होंगयान को छोड़ दोगे और मेरे पास वैंग फैमिली में लौट आओगे और मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे तो मैं उस वैंग शाओजिए को बोलकर तुम्हें इस सबसे बचा सकती हूँ। लेकिन ये चिन जियायाओ की इस डील को ठुकरा देता है और कहता है कि तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सच में तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड का काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और वो आगे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता जब तुम मेरी आंखों के सामने दूसरे मर्दों के साथ रूम बुक कर रही हो। ये कड़वा सच सुनकर जियायाओ बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम, लेकिन ये चिन उसकी किसी भी बकवास को और नहीं सुनना चाहता था। वो बिना कोई रिएक्शन दिए आराम से अपनी कार में बैठ जाता है और कहता है कि अगर वैंग शाओजिए के पास सच में कोई सबूत है तो उसको जैसे चाहे वैसे मेरे खिलाफ केस करने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो वहां से अपनी कार तेजी से निकाल लेता है। कार को आगे बढ़ता देख जियायाओ पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये चिन, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। पर ये चिन कहाँ रुकने वाला था। उसको वहां से जाते देख जियायाओ गुस्से में पागल हो रही थी और वहीं खड़े खड़े मन ही मन सोचने लगती है कि किन होंगयान का 5 मिलियन खर्च करना सिर्फ ये चिन को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका शक बढ़ने लगता है और वो खुद से कहती है कि हो सकता है वो ये चिन से अपने आशिक के रूप में डबल ड्यूटी करवा रही हो। उसके दिमाग में जलन और नफरत भरने लगती है। वो आगे सोचती है कि ठीक है किन होंगयान, प्रेसिडेंट ये जैसा अमीर सीईओ बॉयफ्रेंड होने के बावजूद तुम अभी भी गैर मर्दों के पीछे भागती हो और उल्टा तुम मुझसे कहती हो कि मुझ में शर्म नहीं है। सच तो ये है कि तुम खुद सबसे बड़ी बेशर्म हो। ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे ये चिन पर भड़कते हुए सोचती है कि ये चिन भी एक नंबर का कमीना है। ये जानते हुए भी कि किन होंगयान का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, वो फिर भी उसका आशिक बनने को तैयार हो गया। मुझे इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और आगे सोचती है मैं आखिर किस बात में उस किन होंगयान से कम हूं। और इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है युनजाओ 7th स्ट्रीट की तरफ। ये कोई आम जगह नहीं थी। 7th स्ट्रीट युनजाओ का एक बहुत ही फेमस स्लम एरिया था और वहाँ की पब्लिक सिक्योरिटी सबसे ज्यादा खराब और केओटिक मानी जाती थी। यहाँ एक तरफ जहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े डेंजरस माफियाज और डॉन भी इसी इलाके में अपना ठिकाना बनाते थे। युनजाओ के अंडरवर्ल्ड में किसी से भी पूछ लो, हर कोई इस कहावत को बखूबी जानता था कि युनजाओ में शांति हो या केओस, आखिरी फैसला हमेशा ब्रदर गोवा का ही होता है। वहां का सबसे खतरनाक रूल ये था कि जब ब्रदर गोवा अपने हाथ में कोई बैग लेकर निकलता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उस बैग के अंदर या तो किसी इंसान का कटा हुआ सर होगा या फिर कोई धारदार चाकू। और इसी डेंजरस जगह पर अब वैंग शाओजिए पहुंच जाता है और वो आगे बढ़कर इज्जत से आवाज लगाता है, हेलो ब्रदर गोवा। उसका वेलकम करते हुए ब्रदर गोवा रॉबलर आवाज में कहता है कि यंग मास्टर वैंग, आपका स्वागत है। मुझे माफ करना, मैं आपको लेने के लिए बाहर नहीं आ सका। इन फॉर्मेलिटीज के तुरंत बाद शाओजिए सीधा अपने पॉइंट पर आता है। वो बॉक्स खोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ ब्रदर गोवा के साथ एक डील करने आया हूँ। और वो उसमें से वो वॉच निकाल कर दिखाता है और कहता है कि ये रही एक रिचर्ड मिले घड़ी जिसकी कीमत 5 मिलियन से भी ज्यादा है। मैं इस घड़ी को ब्रदर गोवा को 4.5 मिलियन के एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचने का प्लान बना रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने आपको बेची है। आपको बस सबसे इतना कहना होगा कि किसी ये चिन नाम के शख्स ने ये घड़ी आपको बेची थी। लेकिन ये अजीब सी और फंसाने वाली डील सुनकर ब्रदर गोवा अपनी तीखी नजरों से शाओजिए के चेहरे को घूरता है और सवाल करता है कि तुम्हारे इस चेहरे पर जो चोट लगी है वो उसी ये चिन नाम के लड़के ने दी है ना? शाओजिए तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच कर कहता है कि ब्रदर गोवा ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो हमारे दूसरे अंकल की फैमिली का एक घर जमाई है। हमारी फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाकर तमाशा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस गुस्से को अपने अंदर ऐसे ही घोंट कर नहीं पी सकता। मुझे किसी भी हाल में उस कमीने को जेल भेजना ही होगा। उसके इतने कॉन्फिडेंस से बोलने के बावजूद ब्रदर गोवा अपनी जगह पर आराम से बैठकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मास्टर लियू ने स्ट्रिक्टली कहा है कि दूसरे लोगों के पारिवारिक मामलों में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो थोड़ा धुआं छोड़ते हुए आगे एक्सप्लेन करता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे मदद करने के बाद वो लोग आखिर में आपस में सुलह कर ले और उस टाइम पर हम, जिन्होंने ये सारा डर्टी वर्क किया होगा, वही अकेले गुनहगार बन जाएंगे। और ये रिफ्यूजल सुनकर शाओजिए पैनिक कर जाता है और तेज आवाज में आर्ग्यू करने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस ये चैन को हमारी वैंग फैमिली पहले ही डिवोर्स दे चुकी है और वैसे भी ये मास्टर लियू आखिर है कौन? तुम्हें उसकी बातें ऐसे क्यों सुननी पड़ रही हैं? मास्टर लियू की बेइज्जती होते देख वहां खड़े ब्रदर गोवा के एक गुस्से वाले सबऑर्डिनेट का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से आगे आता है और शाओजिए पर बुरी तरह चिल्लाता है कि कमीने, मास्टर लियू ब्रदर गोवा के बॉस हैं। ये सुनकर शाओजिए डर के मारे बुरी तरह चौंक जाता है। तभी ब्रदर गोवा आगे बोलता है कि मास्टर लियू मेरे गाइड हैं। उनके बिना मेरा यानी शाय गोवा का आज अंडरवर्ल्ड में कोई वजूद नहीं होता। मैं उनके शब्दों को एक राजा के आदेश की तरह मानता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। लेकिन ये बात सुनकर शाओजिए को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो और आगे डेस्परेटली चिल्लाता है कि ब्रदर गोवा, मैं ये घड़ी आपको 4 मिलियन में बेच दूंगा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था, पर ब्रदर गोवा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया ना, मास्टर लियू मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, मुझे हर हाल में उनकी बात सुननी ही होगी। लेकिन शाओजिए हार मानने वालों में से नहीं था। वो और भी वॉच का दाम कम करते हुए कहता है 3 मिलियन। मैं ये घड़ी आपको 3 मिलियन में बेच दूंगा। आप बस इसे आगे बेचकर आराम से 2 मिलियन कमा सकते हैं। 2 मिलियन का ह्यूज प्रॉफिट सुनते ही ब्रदर गोवा के बढ़ते हुए कदम अचानक वहीं जम जाते हैं। उसका चेहरा थोड़ा मुड़ता है और उसकी आंखों में लालच की एक खतरनाक लाल चमक आ जाती है। वो एक बुरी मुस्कान के साथ घूमता है और पलटकर कहता है कि मास्टर लियू ने यह भी कहा था कि अंडरवर्ल्ड में मिलते जुलते वक्त कभी भी पैसों के खिलाफ मत जाओ।
वो उस ऑफर से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है और हंसी के साथ कहता है कि आसमान बड़ा है, धरती बड़ी है, लेकिन पैसे कमाना इस दुनिया में सबसे बड़ा है। यंग मास्टर वैंग, मैं ये काम जरूर करूंगा। इस खतरनाक डील के फिक्स होते ही हमारा सीन वापस शिफ्ट होता है ये चेन और किन होंगयान की तरफ। वो दोनों कार में बैठकर आगे सफर कर रहे थे। कार के अंदर एक अजीब सी साइलेंस थी जिसे अचानक तोड़ते हुए ये चेन किन होंगयान से कहता है कि अब से मेरे ऑर्डर के बिना तुम्हें वैंग जिया याओ को दोबारा मारने की इजाजत नहीं है। ये अचानक आया वार्निंग सुनकर किन होंगयान थोड़ा चौंक जाती है और वो मनी मन सोचने लगती है कि क्या प्रेसिडेंट ये को अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए इतना दर्द महसूस हो रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उससे सीधा पूछ ही लेती है कि प्रेसिडेंट ये उसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि आपको उससे अभी भी थोड़ी सी भी नफरत नहीं है। और गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो में हाइप भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।